ओके, तो सेकंड लेक्चर है हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हम ये देखेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। अगेन ये टॉपिक जो है क्लास 10th में नहीं है, बट एनटीएससी और ओलंपियाड के हिसाब से हमें ये आना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। ऑलराइट, सिमिलर है, ग्रेविटेशन जैसा ही है, तो मैं ग्रेविटेशन से कनेक्ट करके तो पढ़ाऊंगा। तो देखो, सपोज दो मासेस है m1 और m2, r डिस्टेंस पे है। इसके बीच में फोर्स कितना लगता था, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G, तो बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ऐसा फोर्स होता था। ये फोर्स जो है क्या होता था, अट्रैक्टिव, हमेशा क्या होता था, अट्रैक्टिव फोर्स होता था। यानी कि ये मास जो है, यानी कि m2 m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से, और m2 को m1 अपनी ओर अट्रैक्ट करता है F फोर्स से। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा। और फोर्स जो लगता है दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिकल, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जो दो पार्टिकल के जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग जो फोर्स लगता है उनको बोलते हैं वो सेंट्रल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फॉर्मूला हो गया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इससे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखे होंगे ना क्लास 9 में। तो सिमिलर एक्सप्रेशन होता है चार्ज का। दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, दैट इज Q1, ठीक है, और Q2। Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज कुछ रखा हुआ है r डिस्टेंस पे। तो यहाँ भी वैसा ही फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आता था कैपिटल G, जो बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट को हम बोलते हैं के नाम है, ठीक है, कुछ भी नाम नहीं, बस के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन जैसा ही है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो हमेशा अट्रैक्टिव था, बट ये जो फोर्स है ना, तो बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अगर चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो इधर फोर्स लगेगा इस पे, सेम नेचर के, इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। और अगर अपोजिट नेचर के होते तो अट्रैक्ट करता, फोर्स की यही वैल्यू होती। यहाँ पे अगर हम देखें कैपिटल जी की जो वैल्यू थी, कैपिटल जी की वैल्यू ये थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यहाँ पे जो के की वैल्यू है ये होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। यूनिट क्या होगी के की, तो के की यूनिट बना सकते हैं ना हम लोग इस तरह से, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 ऐसा लिख सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलम का स्क्वायर, कुलम इंटू कुलम, है ना, कुलम का स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे कैपिटल जी की यूनिट निकालना हो, जिसकी भी यूनिट निकालनी हो ना, उसको एक साइड में लिख लो। जैसे कि इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो अब मेरे को कैपिटल जी की यूनिट लिखनी है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मासेस की होती है kg अपॉन में kg स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना के की वैल्यू, ठीक है, ये है फॉर एयर, एयर या वैक्यूम, ठीक है। इसका मतलब जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो मीडियम पर डिपेंड करते हैं ना, यानी कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा मीडियम, है ना, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी कि अगर इन दो चार्जेस को मैं अगर वाटर में रख दूं, ग्लास में रख दूं, तो फोर्स कुछ डिफरेंट लगेगा, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जानने वाले हम लोग, इन जनरल अपने से एयर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर एनटीएससी वगैरह पूछा जाता है तो दो चार्जेस एयर में रखे होंगे। बट ये जो फोर्स है ना, कि दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम के, मीडियम मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तुम पानी में रखो, हवा में रखो, कहीं पे भी रखो, फोर्स की वैल्यू इतनी ही आएगी, ठीक है। बट अगर आप दूसरे मीडियम में देखिए, फोर्स की वैल्यू कुछ कम आती है, उसमें कुछ एक अलग का फैक्टर आता है डिनोमिनेटर में, है ना। उतना डिटेल में नहीं जाने वाले, हम ये मान के चलेंगे चार्जेस एयर में ही रखा हुआ है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 अपॉन r पर, के की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ग्रेविटेशन जैसा ही। सपोज 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे, और इधर है -4 कूलम चार्ज, ठीक है। डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ 2 मीटर, है ना। फाइंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस।
अगर हम डायरेक्शन वगैरह की बात करें, डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम देखें 2 कूलम पे अट्रैक्टिव फोर्स है, तो 2 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो राइट वर्ड लगेगा और -4 कूलम पे लेफ्ट वर्ड लगेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी। फॉर्मूला लगा लेते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ये 2 और ये। अब यहाँ पे मैं, चूंकि मैंने डायरेक्शन कंसिडर कर लिया है, ठीक है, तो मैं -4 नहीं लिखूंगा, सीधा सिर्फ 4 लिखूंगा। ठीक है, माइनस से अपने को बस हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे कि माइनस से मतलब फोर्स जो है इस पे लेफ्ट वर्ड लग रहा है, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं अलग से, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अपॉन में डिस्टेंस होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, कितना आ गया, ये 18 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, कितना फोर्स लग गया, है ना। सिमिलर ग्रेविटेशन जैसा ही सोचना है ना, बस उस दोनों में डिफरेंस यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता था, कोलम्बिक फोर्स जो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और कब अट्रैक्ट करता है कब रिपेल करता है ये अपने को पता है। चार्जेस अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, तो बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यू चार्ज है, इधर है 9Q, दोनों पॉजिटिव चार्ज, ऑलराइट। डिस्टेंस जो है L है, दो चार्जेस हैं, दोनों फिक्स्ड है ना, दोनों फिक्स्ड। फिक्स अगर नहीं रखेंगे दोनों भाग जाएंगे ना, फिक्स्ड है दोनों। क्वेश्चन है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज is placed such that net force on it is 0। ये क्वेश्चन, ये वेयर शुड अ थर्ड चार्ज क्यू है ना, एक थर्ड चार्ज है क्यू, उसको कहाँ रखे सच दैट उसका नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, तो सोचते हैं, अभी डायरेक्ट थोड़ा मैं अच्छे क्वेश्चन में चला गया, ठीक है ना, समझते कैसे करते हैं। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन सर्च करता हूँ। मान लीजिए क्यू ये था, यहाँ पे है 9Q, ये डिस्टेंस है L, तो और ये एक लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ना, देखते हैं मैं चार्ज, इस क्यू चार्ज को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। तो एक तो पोजीशन हो गया ये 1, ये बीच में कहीं पे रख दूँ या फिर यहाँ पे कहीं रख दूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ, सपोज इस क्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, है ना, तो ये जो क्यू है इसको रिपेल करेगा, ये वाला 9Q भी इसको रिपेल करेगा, है ना। तो यानी कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब इधर तो फोर्स 0 होने वाला है नहीं, है ना। इस क्यू पे अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखूँ, सॉरी इस पोजीशन पे चार्ज रखता हूँ इस क्यू को, ठीक है, तो ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा, ये वाला 9Q भी इसको रिपेल करेगा, मतलब लेफ्ट साइड तो इस चार्ज पे फोर्स 0 होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो हटा देते हैं, रूल आउट कर देते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं अगेन, यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 कूलम जो है इसको रिपेल करेगा, और ये वाला जो चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी हम चार्ज नहीं रख सकते। ठीक है, बीच में अगर हम चेक करें तो ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, इस क्यू को, अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ तो, ठीक है, और ये 9Q भी इसको रिपेल करेगा, देखिए ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब बीच में पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं फोर्स 0 हो जाए, है ना, बीच में कहीं पॉसिबिलिटी है कि फोर्स 0 आ जाए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको रूल आउट करता हूँ कि यार कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जो है फोर्स जो है यहाँ कहीं 0 आ सकता है, तो क्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कुछ एक्स डिस्टेंस से। ठीक, अच्छा, किसी के मन में ऐसा मैं यहाँ भी चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे रख के देखो, क्यू चार्ज को तुम यहाँ रखोगे तो ये वाला फोर्स इस पे इधर लगाएगा, ये वाला इस पे इधर लगाएगा। ठीक है, इन दोनों का नेट कुछ इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर से हम ऐड करेंगे ना, नेट जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा कुछ। इसका मतलब दो चार्जेस हैं अगर, तो और अपने को थर्ड चार्ज अगर रखना हो तो हम लोग इसी लाइन के अलोंग ही नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और हमने देखा कि अगर चार्जेस अगर सेम नेचर के होंगे तो नेट फोर्स बीच में कहीं 0 आएगा। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो नेट फोर्स बीच में ही कहीं 0 पॉसिबल है। इवन अगर ये चार्ज नेगेटिव होता ना तो भी बीच में ही पोजीशन आती। कैसे देखते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करता नेगेटिव को,
और ये वाला 9 कूलम भी इसको अट्रैक्ट करता, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होता। नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखो, ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता, ये वाला चार्ज भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता, यहाँ भी नेट फोर्स 0 नहीं, कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो ये वाला जो चार्ज है इसको अपनी ओर खींचेगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, तो पॉसिबिलिटी है बस बीच में ही कहीं पे नेट फोर्स 0 आ सकेगा। ठीक है, आ पाएगा। इसका मतलब चार्जेस अगर सेम नेचर के होते हैं ना, चार्जेस अगर सेम नेचर के हो और अपने को थर्ड चार्ज को कहीं रखना हो, ठीक है, सच दैट कि उसका नेट फोर्स 0 आ जाए, तो वो बीच में ही कहीं पॉसिबल है। अब वो लोकेशन ढूंढ लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो मैंने एक्स पे रख दिया। अब ये वाला जो चार्ज है इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा F1, और ये वाला जो इस पे इधर फोर्स लगा F2 बोल देता हूँ मैं इसको। नेट फोर्स अगर 0 होना है तो F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए ना, F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। F1 किसको मैंने बोला, इन दोनों को बीच लगने वाला फोर्स, जो कि है K Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों बीच कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये टोटल L था, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स, ये हो गया L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो कट रहा काट लो, तो कट गया K K Q Q, ये Q भी काट दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लेते हैं स्क्वायर रूट, है ना, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो कितना आ गया ये 1/x 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया ना मैंने, तो 9 का हो जाएगा 3 अपॉन में L माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई L/4। दैट मीन्स नेट फोर्स कहाँ 0 होगा, L/4 फ्रॉम Q। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने एक बात बोली कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हो तो नेट फोर्स 0 कहाँ आएगा, बीच में कहीं पे। ठीक है, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो कहाँ पे आएगा वो देख लेते हैं, है ना। सपोज एक चार्ज लिया मैंने ना Q, और दूसरा चार्ज मैंने ले लिया माइनस में 9Q। सेम सवाल है कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें सच दैट कि नेट फोर्स 0 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, फिर मैं कंक्लूजन निकालूंगा। 9Q है और ये Q है, थर्ड चार्ज को कहाँ रखें सच दैट कि नेट फोर्स 0 आ जाए। यहाँ पे चेक करते हैं ना, पोजीशन 1, ये पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3। अब देखते हैं बीच में पॉसिबल है कि अगर मैं Q चार्ज को बीच में कहीं रखता हूँ, ठीक है, तो ये वाला फोर्स, ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको अपनी अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स बीच में तो कहीं 0 आने वाला है नहीं। ये 9 कूलम माइनस में इसे लिख लेता हूँ मैं इसको, माइनस 9 कूलम, माइनस 9 Q, सॉरी। ठीक है, तो बीच में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इधर देखें अगर, तो ये वाला जो चार्ज है इस Q को धक्का देगा इधर की ओर, ये वाला चार्ज वैसे अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो यहाँ लग रहा है कि शायद नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना, पोजीशन 1 पे। और अगर पोजीशन 3 पे चेक करते हैं, है ना, पोजीशन 3 पे अगर मैं चार्ज को रखता हूँ Q चार्ज को, ठीक है, तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये इसे रिपेल करेगा। तो यहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। बट अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड वाले पोजीशन में ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस क्या है, कम है ना। इस Q से अगर मैं थर्ड पोजीशन पे चार्ज को रखता हूँ तो मैग्नीट्यूड इस चार्ज का ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली इस वाले चार्ज से ज्यादा ही फोर्स लगाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 कूलम जो ये जो है, ठीक है, अगर देखो, अगर मैं इसकी वजह से मैं लिखता हूँ F1 और इसकी वजह से लिखता हूँ मैं F2, तो F1 की जो वैल्यू होगी ये होगी K Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लेता हूँ तो, और एक सेकंड, ये मैंने क्या लिखा F2 लिख दिया मैंने, यानी F2 लिखा ये ना, जो 9 कूलम लगा रहा है, और F1 जो Q लगाएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो K Q1 Q2 अपॉन में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
अब ये दोनों कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, नोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है और सॉरी नोमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब f2 की जो वैल्यू है वो हमेशा f1 से ज्यादा ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये पोजीशन भी हम लोग रूल आउट कर देते हैं। अब यही एक बचा, अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भले ही कम हो, बट ये जो चार्ज है वो Q से नजदीक में रखा हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर हम Q चार्ज को रखते हैं तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, तो इस Q पे इससे जो फोर्स लगा है मैं बोलता हूँ F22 Q, और इधर वाला फोर्स जो है नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा F22 9Q, है ना। तो F22 Q शुड बी इक्वल टू F22 9Q। तो Q कितना फोर्स लगा रहा है, K Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, दूसरा ये कितना लगाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन में L प्लस एक्स हो गया ना, है ना। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो गई, L तो पहले से थी और ये x हो गई, ठीक है। अब जो कट रहा काट दो, K Q Q कट गया, K Q Q, अगेन स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन में L प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, L/2, है ना, L/2 आ गया फ्रॉम Q, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर चार्जेस, है ना, अगर चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 कहाँ आएगा, छोटा वाला जो चार्ज है ना जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास में, है ना। रिपीट कर रहा हूँ, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो नेट फोर्स कहाँ पे आएगा, स्मॉल चार्ज के पास, ठीक है। और अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो नेट फोर्स 0 कहाँ का, बीच में कहीं पे। मैं इसको लिख देता हूँ, हालांकि मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया, है ना, कि सेम नेचर के अगर चार्ज होते हैं, सेम नेचर के कहीं चार्जेस होंगे, है ना। अगर मैं बात करूँ क्या डिस्कस करूँ, डेफिनेट 0 कहाँ पे आएगा, अगर सेम नेचर के कहीं चार्ज होंगे तो बीच में कहीं पे आ जाएगा ना, बीच में लिख देता हूँ मेहनती में, सही से नहीं आया ये, चलो इन बिटवीन लिख देता ना, इन बिटवीन द चार्ज। और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास में, है ना, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना उसके साइड में, है ना। सबकी और सबकी ठीक से लिखता हूँ, स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के साइड, ठीक है, के पास ऐसा लिखता हूँ, ठीक, ये ध्यान रखना अपने को। सेम नेचर के होंगे तो बीच में कहीं पे आएगा और अपोजिट नेचर के तो स्मॉल मैग्नीट्यूड जिसका होगा उसके पास में। तो इस पे कुछ सवाल बन सकते हैं एनटीएससी ओलंपियाड में, ठीक है, कि कहाँ पे चार्जेस रखे सच दैट कि नेट फोर्स 0 हो जाए, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे अपने, अभी तक हम इधर उधर की बातें कर रहे थे, क्योंकि अगर एनटीएससी वगैरह में इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी चीजें अपने को अगर कोई बता दे तो मुझे लगता है समझने में कुछ खास दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। तब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो करंट, है ना, करंट कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या देखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू
a given cross section is called current, है ना। मान लेते हैं कि ये अपना कोई वायर है, ठीक है, कुछ भी इमेजिनरी मैंने बना लिया, यहाँ पे कोई इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पेन है ना, ठीक है, ये पेन है, है ना। तो ये जो होता है ना क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इसको काटूं तो ये जो एरिया होगा उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं चार्ज जो है क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है ना, कुछ टी टाइम है ना, टी सेकेंड में, है ना। हर टी सेकेंड में यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इमेजिनरी भी हो सकता है ना, रियल में एग्जिस्ट भी कर सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यू कुलम चार्ज अगर हर सेकंड यहाँ से पास कर रहा है तो हम बोलेंगे कि आई की जो वैल्यू होगी ये होगी क्यू बाई टी। ऐसे हम लोग, ये फॉर्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई हम लोग बता रहे हैं करंट के लिए ना, करंट के लिए हम लोग आई सिंबल यूज करते हैं। कौन सा सिंबल? आई सिंबल यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन, है ना। क्यू क्या है? कितना चार्ज इस सेक्शन क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है टी सेकेंड में, ठीक। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एस आई यूनिट, ठीक है। एस आई यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज को हम लोग बोलते हैं कुलम में, कुलम पर सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं एम्पेयर, और एम्पेयर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बार बार चार्ज कुलम पर सेकेंड नहीं लिखेंगे ना, बार बार कुलम पर सेकेंड ना लिख करके हम लोग एम्पेयर लिखेंगे। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो गया? एम्पेयर, ठीक है। ये हो गई एसआई यूनिट। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग क्या लेते हैं? तो पहले ये माना जाता था कि जिधर मतलब हम लोगों ने बाद में डिस्कवरी किया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, है ना, प्रोटॉन तो मूव करते नहीं वायर वगैरह में, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी काफी समय बाद हुई। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ था वो बैटरी वगैरह के फॉर्म में, बैटरी मतलब ये केमिकल रिएक्शन करवा करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते थे पहले लोग। तो उसमें क्या होता था, पॉजिटिव भी भाग रहे हैं, नेगेटिव आयन भी भाग रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया चलो जिधर पॉजिटिव जा रहा है उधर ही करंट की डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उधर ही करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बट बाद में देखा गया कि जो वायर्स वगैरह में करंट फ्लो कर रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन तो मूव करता ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम लोग कन्वेंशनल एक डायरेक्शन मान लेते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, वो अगर इस साइड जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन, ये चार्ज की डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है ये, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज, चार्ज नेगेटिव है ये अगर इधर की ओर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है ये, तो करंट किधर जाएगा? इसके अपोजिट में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, ठीक। तो लोगों ने सोचा कि अब अगर मैं चेंजेस कराऊं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मानो तो बहुत सारे चेंजेस कराने हो जाएंगे हमें, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये कोई वायर है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो इसमें इधर की ओर जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की ओर है तो करंट, करंट का डायरेक्शन हम लोग ये मानेंगे, आई आई लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, और अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वैसे मूव नहीं करते हैं बट कई बार हम बुक्स वगैरह में दिखा देते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा याद रखने में आसानी होती है। तो पॉजिटिव अगर इधर की ओर मूव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर की ओर मूव कर रहा है तो करंट भी इधर की हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग क्या मानेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बात हम लिखना चाहते हैं, अपने पेज में लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ना, पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट
और ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कई बार हम लोग ये बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, बस इसीलिए ताकि हम लोग आगे फॉर्मूला वगैरह ढंग से लगा सके। ठीक है, अदरवाइज मूव बस इलेक्ट्रॉन ही करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। ये छोटी मोटी बात हो गई। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, आई का फॉर्मूला मैं लिख फिर से लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम देखें 1 एम्पियर करंट का फ्लो होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से मूव कर रहे हैं ना। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड लिखा मैंने सर। ठीक है, तब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे है ना, इस फॉर्मूले पे कुछ सवाल करेंगे अगले क्लास में। कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बनते से ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अच्छे खासे सवाल बनाने की। ठीक है, इससे हम लोग अगले क्लास में सवाल करेंगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाले फॉर्मूले पे। ठीक, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।